हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी आज की डरावनी कहानी में, जहां एक मशहूर अस्पताल के मुर्दाघर से शुरू हुई एक ऐसी दहशत जिसने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। यह कहानी सिर्फ एक हॉस्पिटल की नहीं, बल्कि उन रहस्यों की भी है जो मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं। शहर के सबसे बड़े अस्पताल सेंट मेरी हॉस्पिटल में रात का माहौल हमेशा शांत और ठंडा रहता था। यह अस्पताल दिन के समय मरीजों से भरा रहता, लेकिन रात में इसकी गलियां सुनसान हो जाती। खासकर इसके मुर्दाघर के आसपास कोई भी जाना पसंद नहीं करता था। नंदिनी, जो इस अस्पताल में एक अनुभवी नर्स थी, अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वह अपनी फाइलें स्टाफ रूम में भूल आई है। नंदिनी जल्दी जल्दी स्टाफ रूम की तरफ बढ़ी। रात के सन्नाटे में अस्पताल के लंबे सफेद गलियारे और भी भयानक लग रहे थे। लाइट्स धीमी थी और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई अंधेरे में छिपा उसे देख रहा हो। स्टाफ रूम से अपनी फाइलें लेने के बाद जब वह लौट रही थी, तभी उसे अचानक किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। आवाज मुर्दाघर के पास से आ रही थी। नंदिनी के कदम रुक गए। इस वक्त यहां कौन हो सकता है, उसने सोचा। मुर्दाघर का दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर हल्की रोशनी चल रही थी। नंदिनी ने हिम्मत करके अंदर झांका। अंदर सिर्फ विवेक, अस्पताल का वार्ड बॉय था, जो किसी फ्रीजर को बंद कर रहा था। तुम यहां क्या कर रहे हो? नंदिनी ने फुसफुसाते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं यहां आया तो यह दरवाजा पहले से ही खुला था और मैंने महसूस किया कि कोई अंदर है। नंदिनी को अजीब लगा। कौन अंदर हो सकता है? यहां तो सिर्फ उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि अचानक मुर्दाघर की लाइटें तेजी से झपकने लगी। ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और सारे फ्रीजर अचानक खुद ब खुद खुलने लगे। विवेक पीछे हट गया। नंदिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी कमरे के एक कोने से धीमे धीमे किसी के चलने की आवाज आने लगी। किसी के खुरदुरे पैरों की किसने किया। कौन है वहां? विवेक ने कांपते हुए पूछा। उसकी बात खत्म नहीं हुई थी कि एक फ्रीजर के अंदर से किसी ने जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। आवाज इतनी भयानक थी कि दोनों की चीख निकल गई और तभी वह फ्रीजर खुद ब खुद खुल गया। विवेक ने नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। जैसे ही दोनों दरवाजे से बाहर निकले, पीछे से एक जोरदार गड़गड़ की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जब वे मुड़कर देखने लगे तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अस्पताल के गलियारे में अब सिर्फ उनकी तेज तेज सांसों की आवाज थी। अगले दिन नंदिनी और विवेक ने तय किया कि वे मुर्दाघर के बारे में और जाने। उन्होंने पुराने कर्मचारियों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ बताने को तैयार नहीं था। फिर उन्होंने अस्पताल के रिकॉर्ड्स खंगाले और जो उन्होंने पढ़ा वह बेहद चौंकाने वाला था। आज से कई साल पहले इस अस्पताल में एक डॉक्टर हुआ करता था। वह एक प्रसिद्ध सर्जन था, लेकिन अचानक वह गायब हो गया। कुछ महीनों बाद अस्पताल के मुर्दाघर में एक जली हुई लाश मिली, जिसे उसकी ही लाश बताया गया। लेकिन वह कैसे मरा, यह कोई नहीं जानता था। तो क्या उसकी आत्मा अभी भी यहां भटक रही है? विवेक ने डरते हुए पूछा। नंदिनी कुछ सोच रही थी। उसे यकीन था कि इस अस्पताल में कुछ तो बहुत गलत था। और फिर रात होते ही आतंक की असली शुरुआत हुई। रात होते ही अस्पताल में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई। नंदिनी और विवेक की आंखों ने जो देखा था, उसके बाद वे डरे हुए थे, लेकिन इस रहस्य को सुलझाने का जुनून भी उनके अंदर था। उस रात नंदिनी की ड्यूटी नाइट शिफ्ट में थी। विवेक भी अस्पताल में था, लेकिन वह नंदिनी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। दोनों ने तय किया कि वे एक बार फिर मुर्दाघर के पास जाकर देखेंगे कि वहां क्या हो रहा है। अगर सच में कोई आत्मा यहां है, तो हमें यह जानना होगा कि वह आखिर चाहती क्या है, नंदिनी ने धीरे से कहा। विवेक की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन वह भी यह समझ चुका था कि कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक इस अस्पताल में छुपा हुआ था। रात के ठीक 12 बजे दोनों मुर्दाघर के पास पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका उनकी ओर आया। अंदर वही जानी पहचानी नमी भरी गंध थी, लेकिन आज वहां कुछ बदला हुआ था। दीवारों पर काले धब्बे दिख रहे थे, जो जैसे किसी की जलने की निशानियां थी। ये पहले यहां नहीं थे। विवेक ने धीरे धीरे कमरे के अंदर कदम रखा। किसी के पैरों की धीमी आवाज गूंजने लगी। नंदिनी ने मुड़कर देखा। एक लंबी काली आकृति कमरे के एक कोने में खड़ी थी।
उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें, वो जलती हुई आंखें, जैसे सीधे नंदिनी को देख रही थी। चलो यहां से। विवेक की आवाज कांप रही थी, लेकिन तभी आकृति ने अपनी लंबी जली हुई उंगलियां आगे बढ़ाई और दोनों की ओर इशारा किया, और फिर कमरे में जोरदार चीखें गूंजने लगी। नंदिनी और विवेक अस्पताल के रिकॉर्ड्स को फिर से खंगालने लगे, और इस बार उन्हें एक ऐसी फाइल मिली जो गहरे रहस्यों से भरी थी। डॉ. अरुण मेहरा सिर्फ एक सर्जन नहीं था, वह अस्पताल के अंधेरे रहस्य का सबसे बड़ा हिस्सा था। कई साल पहले अस्पताल में अवैध ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स का धंधा चलाया जाता था। गरीब मरीजों को बहाने से भर्ती किया जाता और फिर उनके अंग निकालकर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता। और जब डॉक्टर अरुण को यह सब पता चला तो उसने इस गोरखंधे को रोकने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल के मालिकों ने उसे ही फंसा दिया। उसे जिंदा जला दिया गया था और उसकी लाश को मुर्दा घर के उसी फ्रीजर में रखा गया था जहां से अब चीखें सुनाई देती थी। नंदिनी और विवेक इस रहस्य को सुलझाने में इतने खो चुके थे कि उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि मौत अब उनके करीब आ रही थी। नंदिनी को विवेक से प्यार हो चुका था, लेकिन प्यार तब मुश्किल हो जाता है जब मौत सिर पर मंडरा रही हो। उस रात जब नंदिनी अपने केबिन में थी, तभी दरवाजे में दस्तक हुई। उसने धीरे से दरवाजा खोला और वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर चलने के निशान थे। और तभी पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। इंसाफ चाहिए। नंदिनी ने महसूस किया कि कोई ठंडे हाथ उसकी गर्दन को जकड़ रहे थे। उसकी आंखें डर से फैल गई और सांसें जैसे रुकने लगी। विवेक ने तुरंत उसे खींचकर दूर किया, लेकिन कमरे की हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि उनकी सांसें जमने लगी। हमें यहां से निकलना होगा, विवेक ने घबराते हुए कहा, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर भागे, वह जोर से खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में अब सिर्फ एक धीमी मगर भयानक आवाज गूंज रही थी, इंसाफ दो, मुझे इंसाफ चाहिए। दीवारों पर खून से लिखा जाने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत नंदिनी और विवेक को कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। 5वां कमरा, फ्रीजर नंबर 7। नंदिनी और विवेक की आंखें दीवार की ओर टिक गई। ये कोई इशारा था, लेकिन क्या? मौत के दस्तावेज। विवेक और नंदिनी ने अस्पताल की पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू कर दी। उन्हें एक बेहद पुराना दस्तावेज मिला जिसमें कुछ नाम दर्ज थे, वे सभी लोग जिनकी मौत इस अस्पताल में रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। ये सभी मरीज, इनमें से ज्यादातर गरीब और बेसहारा थे। नंदिनी की आवाज कांप रही थी। विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फ्रीजर नंबर 7 का इससे क्या लेना देना? शायद वहां कुछ ऐसा है जो हमें सच तक ले जाएगा, नंदिनी ने गंभीरता से कहा। उन्होंने तय किया कि आज रात वे मुर्दा घर के उसी फ्रीजर को खोलेंगे, लेकिन यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला बनने वाला था। रात के अंधेरे में जब पूरा अस्पताल नींद में था, नंदिनी और विवेक मुर्दा घर पहुंचे। दरवाजा पहले से ही आधा खुला था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि सभी फ्रीजर बंद थे, लेकिन फ्रीजर नंबर 7 के पास एक अजीब सी बदबू थी, जलते हुए मांस की। विवेक ने कांपते हुए फ्रीजर का हैंडल पकड़ा और धीरे धीरे उसे खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी भाप निकली और अंदर जो था उसे देखकर उनकी चीखें निकल गई। अंदर सिर्फ हड्डियां थी, लेकिन ये किसी इंसान की नहीं, बल्कि कई लोगों की मिली जुली हड्डियां थी। और तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया और एक जोरदार चीख गूंज उठी, मुझे इंसाफ चाहिए। विवेक और नंदिनी कांपते हुए पीछे मुड़े। सामने एक अधजला इंसान खड़ा था। उसका चेहरा आधा पिघला हुआ था और उसकी आंखों से खून टप रहा था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। नंदिनी को महसूस हुआ कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। वह परछाई वहीं रुक गई। इंसाफ, वह धीमे से बड़बड़ाया। तभी नंदिनी को एक आइडिया आया। अगर हमें इंसाफ देना है तो हमें यह साबित करना होगा कि इस अस्पताल में हत्याएं हुई थी। विवेक ने तुरंत अपना फोन निकाला और पूरे कमरे का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, आत्मा जोर से चीखने लगी। कमरे की सभी चीजें हवा में उठने लगी। रुको, प्लीज रुको, नंदिनी चिल्लाई। आत्मा ने एक पल के लिए उन्हें देखा और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन नंदिनी और विवेक अस्पताल के मालिकों के पास गए और सबूत दिखाए, लेकिन उन्होंने ये सुनते ही गार्ड्स बुला लिए।
तुम्हें लगता है कि तुम ये सच्चाई बाहर ले जा सकते हो? अस्पताल के मालिक ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। लेकिन विवेक पहले से तैयार था। उसने रिकॉर्डिंग को लाइव स्ट्रीम कर दिया था। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर यह देख चुका था कि अस्पताल में क्या हो रहा था। पुलिस आई, अस्पताल को बंद कर दिया गया और मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नंदिनी और विवेक को लगा कि अब सब ठीक हो गया है। लेकिन उस रात जब नंदिनी अपने घर में थी, उसे फिर से वही ठंडी हवा महसूस हुई। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गई और आईने में वही जली हुई परछाई खड़ी थी। तुमने इंसाफ दिया, लेकिन मेरी आत्मा अब भी बंधी हुई है। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। अब क्या करना होगा? बलिदान, आत्मा ने कहा। नंदिनी समझ गई कि यह सब खत्म करने के लिए किसी को अपनी जान देनी होगी, और इससे पहले कि विवेक उसे रोक पाता, नंदिनी ने खुद को आग लगा ली। अब कोई और नहीं मरेगा, ये उसके आखिरी शब्द थे। जब अस्पताल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया, तब आखिरी बार मुर्दा घर की ओर किसी ने देखा। अब वह जगह बिल्कुल शांत थी। कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ नंदिनी की आत्मा की हल्की सी मुस्कान। मौत के बाद भी कुछ कहानियां जिंदा रहती हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की डरावनी कहानी, मौत के बाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।